हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। हम लोग कल संविधान में हम लोगों ने कुछ हद तक आर्टिकल पढ़ लिए थे और उसके आगे आज आर्टिकल फिर से हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने जो आर्टिकल पढ़े हुए थे, हम लोगों ने नागरिकता के बारे में पढ़ा हुआ था। नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक नागरिकता का जो वर्णन था हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया था। अब देखो, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर के, अब देखो भाग 2 तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। भाग 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक था। भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक एक्सप्लेन किया गया था। बात समझ में आई ना। अब ये भाग हमारा 3 है। भाग 3 ये कौन सा भाग है? भाग 3। भाग 3 जो है ये आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक लिया गया है। भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक लिया गया है। इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हैं। कहाँ से? आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। अब देखिए भाई, अनुच्छेद 12 क्या कहता है। देखो, मूल अधिकार क्या होते हैं? वे अधिकार जो हमारे अधिकारों को सही से एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली हमें संविधान के तहत अधिकार क्या क्या मिले हुए हैं। संविधान के तहत जो हमारा संविधान बना हुआ है, इसके तहत व्यक्ति को कौन से अधिकार मिले हुए हैं, इनका जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसको एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे अधिकार जो मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा, हमारे देश और राज्य के बारे में बताया गया है। सेकेंड पॉइंट बताया गया भारत सरकार एवं संसद। राज्य की परिभाषा में भारत सरकार एवं संसद की भारत सरकार क्या है और संसद क्या है। तीसरा पॉइंट बताया गया है राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल। राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल। इसी में आता स्थानीय प्राधिकारी। जो स्थानीय प्राधिकारी होते हैं, क्या? स्थानीय प्राधिकारी। देखो, चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा पॉइंट ये लिख सकते हैं अन्य प्राधिकारी। अच्छा, अन्य प्राधिकारी क्या होता है? अन्य प्राधिकारी तो ऐसे संस्थान, ऐसी संस्थाएं, ऐसे उद्योग या ऐसी कंपनियां जिसमें सरकार की 51%, जिसमें सरकार की 51% या इससे अधिक की हिस्सेदारी होती है, या इससे अधिक। ऐसे संस्थान, ऐसी कंपनियां या ऐसे उद्योग जिसमें सरकार की 51% या फिर इससे अधिक की हिस्सेदारी होती है, वो अन्य प्राधिकारी में आते हैं। अन्य प्राधिकारी में आते हैं। तो आर्टिकल 12 के तहत हमको ये जानकारी बताई गई है। अब आर्टिकल 13 देखिए। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है अनुच्छेद 13 में बताया गया है संविधान के असंगत विधियां। संविधान के असंगत विधियां। जो संविधान के असंगत विधियों का मतलब ये है, क्योंकि जब संविधान बना था तो उसके पहले कुछ दूसरी विधियां थीं। जब संविधान बना था तो उसके पहले कुछ और विधियां थीं, और जब संविधान बन गया है तब तो कानूनी विधि आ गया। तो संविधान के पहले जो विधि आई हुई थी, संविधान के पूर्व जब संविधान नहीं बना था उसके पूर्व की जो विधि हैं, जो
पूर्व की विधि है, संविधान बनने से पूर्व की विधि। इनको हम आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। जो संविधान बनने की जो पूर्व की विधि हैं उन्हें हम आच्छादन के सिद्धांत, आच्छादन के सिद्धांत के नाम से परिचित है, या हम लोग इस नाम से जानते हैं, क्योंकि ये संविधान के अनुकूल विधियां नहीं थीं। क्योंकि पहले तो बहुत सी प्रथाएं चलती थीं, वो सब प्रथाएं संविधान जब बना है तो वो सब चीज़ें, पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज जो थे, जो सही नहीं थे, उन सबको समाप्त कर दिया गया था। तो इसलिए वो जो विधियां थीं वो इसके अनुकूल नहीं थी, तो इसलिए इसको हम आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद में अब देखिए आर्टिकल 12 और 13 हो गया है। अब आर्टिकल 14 पे आते हैं। कल मैंने बताया था जो समानता का अधिकार है, जो समता का अधिकार है, काहे का अधिकार, जो समता का अधिकार है, वो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है। तो देखिए भाई, समता का अधिकार, चौदह से लेकर के 18 तक जो समता का अधिकार है, ये आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक दिया गया है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? अनुच्छेद, आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समता का अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समता का अधिकार है। विधि के समक्ष समता का अधिकार है। इसका मतलब यह है, समता का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि विधि का मतलब है कानून की दृष्टि में व्यक्ति छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई भी नहीं होगा। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होंगे। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होंगे। तो आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष, कानून के समक्ष, कानून की नज़रों में कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होगा। तो यही लिखा है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार होगा। अब देखो, विधि के समक्ष समता जो है, इसमें जो आर्टिकल 14 दिया हुआ है, ये प्रत्येक नागरिक के लिए है। ये प्रत्येक नागरिक के लिए है। कानून की दृष्टि में जो समान संरक्षण है, कानून की दृष्टि में जो संरक्षण है, कानून की दृष्टि में समान संरक्षण में समान संरक्षण, ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और विधि के समक्ष समता जो है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। जो विधि के समक्ष समता है, ये डायसी की पुस्तक, जो विधि के समक्ष समता है, विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। किसकी पुस्तक से लिया गया है? डायसी की पुस्तक, डायसी डायसी की पुस्तक रूल ऑफ द लॉ, रूल ऑफ लॉ से लिया गया है। बात समझ में आई? अगर ये पूछा जाए विधि के समक्ष जो समता है ये कहाँ से लिया गया, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और किसकी पुस्तक से लिया गया? ये एक कानूनी पुस्तक है, रूल ऑफ द लॉ से विधि के समक्ष समता, ये आर्टिकल 14 में जो बताया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। बात समझ में आई? आर्टिकल 15 देखिए भाई, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि राज्य
भारत में जो राज्य हैं या जो राज्य है, जो भारत देश है, यहाँ पर संविधान के अनुसार जाति, लिंग, वंश या फिर धर्म, जाति, लिंग या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी एक समानता है, ये भी एक हमें समानता का अधिकार दिया गया है कि जाति, लिंग, वंश या धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति में असमानता नहीं की जाएगी, किसी भी व्यक्ति में असमानता नहीं की जाएगी। मतलब ये भी हमें एक समानता का अधिकार देता है। बताया गया है, फिर से सुनिएगा, अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि भारत के सभी नागरिकों को संविधान के तहत धर्म, जाति, लिंग या वंश के आधार पर भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। तो क्या नहीं किया जाएगा? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। फिर आर्टिकल 15(3) क्या कहता है? आर्टिकल 15(3) कहता है राज्य स्त्रियों एवं बच्चों के लिए। आर्टिकल 15(3) कहता है कि राज्य स्त्रियों एवं बच्चों के लिए, स्त्रियों एवं बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करेगा, कल्याण के लिए कार्य करेगा। तो आर्टिकल 15(3) कहता है कि राज्य स्त्रियों एवं बच्चों के लिए कल्याण के लिए कार्य करेगा। ये आर्टिकल 15(3) कहता है। और आर्टिकल अनुच्छेद 15 में लिखा है कि भारतीय संविधान के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, लिंग या वंश के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 15 कहता है। और 15(3) बताता है राज्य स्त्रियों एवं बच्चों के लिए कल्याण के लिए कार्य करेगा। आर्टिकल 15(4) कहता है, आर्टिकल 15(4) कहता है राज्य एससी और एसटी के लिए, राज्य जो है एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक हित के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक सुधार के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक सुधार के लिए आर्टिकल 15(4) कहता है कि जो राज्य है वो एससी और एसटी के सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार के लिए उन्हें विशेष छूट प्रदान करेगा। या फिर आरक्षण प्रदान करे। छूट का मतलब यह है कि आरक्षण प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? आरक्षण प्रदान करेगा। जो आर्टिकल 15(3) है राज्य स्त्रियों एवं बच्चों के लिए कल्याण के लिए काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि स्त्रियों एवं बच्चों के लिए ये राज्य जो है विशेष प्रकार के कानूनों का निर्माण भी कर सकता है। विशेष कल्याण का मतलब है विशेष प्रकार के कानून का निर्माण करना। ये हमारे आर्टिकल 15 तक हो गया है। अब आर्टिकल 16 देखिए। जो अनुच्छेद 16 है, जो आर्टिकल 16 है, इसमें अवसर की समता दी गई है। आर्टिकल 16 कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक को अवसर की समता प्राप्त है। अब अवसर की समता क्या होता है? देखिए भाई, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अवसर की समता। भारत के प्रत्येक नागरिक को अवसर की समता प्राप्त है। अवसर की समता प्राप्त होने का मतलब ये है कि राज्य के अधीन सेवाओं में
सेवाओं में, राज्य के अधीन सेवाओं में जो कार्य करने का जो अधिकार है, ये अवसर की क्षमता है। राज्य के अधीन जो पद हैं उन पर कार्य करने का जो अधिकार बताया गया है, जो कार्य करने का जो नियम बताया गया है। तो अवसर की क्षमता मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है। राज्य के अधीन सेवा देने का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। तो ये अवसर की क्षमता है, ये अवसर की क्षमता है। कि अवसर की क्षमता क्या होता है? तो राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, सेवाएं प्रदान करने के लिए जो चीज़ें बताई गई हैं, तो वो क्या होता है? अवसर की क्षमता। अब आर्टिकल 16 तो हमारा हो गया। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 का मतलब है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत होता है। अस्पृश्यता का अंत। अब अस्पृश्यता का अंत क्या होता है? अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। अस्पृश्यता का क्या मतलब होता है? छुआछूत। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, भारत की संविधान के तहत कहा गया है भारत के प्रत्येक नागरिक जो हैं इनके प्रति या ये आपस में छुआछूत का व्यवहार नहीं करेंगे। मतलब ऊंच नीच का जो व्यवहार होता है, इस प्रकार के व्यवहार से ये एक दूसरे को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं देंगे। तो ये आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत से संबंधित है, या अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में बताया गया है। आर्टिकल जो 18 है, अनुच्छेद जो अनुच्छेद 18 है, ये उपाधियों का अंत बताता है। क्या बताता है? उपाधियों का अंत। लेकिन कौन सी उपाधियों का अंत? आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत होगा। लेकिन कौन सी उपाधियों का अंत होगा? जो उपाधियां सेना के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा नहीं मिली हैं, उन सब की उनको छोड़ करके जितनी भी उपाधियां होंगी वो सब समाप्त कर दी जाएंगी। अब उपाधियां बचेंगी कौन कौन? जैसे मान लिया अगर सेना से कोई सम्मान मिला है, जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, ये सभी उपाधियां बनी रहेंगी। फिर जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये जो उपाधियां सरकार के द्वारा या जो सम्मान दिए जाते हैं ये बने रहेंगे। जो प्राचीन या पूर्व समय की जो उपाधियां थी उनका समापन कर दिया जाएगा। और यह समापन इसलिए होना था या इसलिए किया गया है कि जिससे समाज में भेदभाव न उत्पन्न हो, जिससे समाज में भेदभाव न उत्पन्न हो, इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो अब हमारा आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक जो हमारा समता का अधिकार था वो हमारा समाप्त हो गया है। अब 18 के आगे आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। काहे का अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से लेकर के? आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। तो आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक हमें मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब देखिए भाई, आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 में कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जैसे एक शब्द सुनिएगा, सम, संघ, संच, निवासकार। देखो 19 का जो ए है, 19 का जो का है, 19 का जो एक है, 19(1) में बताया गया है अभिव्यक्ति का अधिकार। वाक मतलब बोलने का अधिकार है, बोलने का मतलब है अभिव्यक्ति का अधिकार। तो अनुच्छेद 19(1) के तहत
अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया, अभिव्यक्ति का अधिकार, बोलने का अधिकार दिया गया है, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया। ये भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया गया है अभिव्यक्ति का अधिकार। अब देखो, जो मीडिया होती है, जो सोशल मीडिया या हमारी जो मीडिया होती है, जो मीडिया है, उसको 19(1) के तहत अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया। तो सोशल मीडिया किस में आती है? मीडिया जो है किस में आती है? 19(1) में क्या आती है? मीडिया। बात समझ में आई? तो 19(1) कहता है अभिव्यक्ति का अधिकार, बोलने का अधिकार। फिर आर्टिकल 19(2) शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। अनुच्छेद 19(2) 19(2) कहता है शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार ये 19(2) कहता है। आर्टिकल 19(2) कहता है, देखो वा सम संघ, आर्टिकल 19(3) का कहता है, आर्टिकल 19(3), आर्टिकल 19(3) कहता है वा सम हो गया संघ, संघ बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 19(3) के तहत हमें संघ बनाने की आज़ादी प्राप्त है। क्या बनाने की? संघ, संघ बनाने की आज़ादी या संघ बनाने की स्वतंत्रता किसमें मिली है? आर्टिकल 19(3) में मिली है। संघ, संच आर्टिकल 19(4) के तहत, आर्टिकल 19(4) के तहत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को संचरण का अधिकार है। काहे का अधिकार है? 19(4) कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक को संचरण का अधिकार है, संचरण का अधिकार है। अब संचरण क्या होता है? संचरण का मतलब होता है हमें अपने पूरे देश में या भारत के प्रत्येक नागरिक को पूरे देश में भ्रमण, घूमने टहलने का अधिकार है। तो संचरण का मतलब होता है घूमना टहलना। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को संचरण का अधिकार प्राप्त है, या ये हमारी एक आज़ादी है। संचरण का मतलब होता है घूमना टहलना। 19(4) हो गया संचरण। आर्टिकल 19(5) देखो इधर देखिए फिर से, वा सम संघ संच निवास। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को पूरे देश में निवास करने का अधिकार है। काहे का अधिकार है? निवास करने का, निवास करने का अधिकार या निवास करने की स्वतंत्रता। बात समझ में आई? तो आर्टिकल 19(5) कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को पूरे देश में कहीं भी रहने की आज़ादी प्राप्त है, रहने की आज़ादी प्राप्त है। ये आर्टिकल 19(5) कहता है, ठीक है ना। आर्टिकल 19 का जो 6 है, 19(6) है, आर्टिकल 19(6) कहता है निवास संपत्ति का अधिकार। 19 का 6 कहता है संपत्ति का अधिकार है। ये भी एक आज़ादी थी, संपत्ति का अधिकार। लेकिन हमने बताया था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा करके इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में और भाग 12 में इसको रख दिया गया था। क्या बताया था? जो संपत्ति का जो अधिकार है, काहे का अधिकार? जो संपत्ति का अधिकार है, ये कौन संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये कब हुआ था? 1978 में। तो इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था और आर्टिकल या अनुच्छेद 300A में रख दिया गया था। और अनुच्छेद 301 किस भाग में है? तो भाग 12 के आर्टिकल
300A में संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया था। तो अब ये संपत्ति का जो अधिकार है ये हमारा मौलिक फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। अब देखिए 6 तक हो गया है। उसके बाद में अब देखो 6 का मतलब ये है, देखो जो 19 एक था वो का था, फिर खा था, जो 2 बोल रहे थे वो खा था, गा घा घा। अब आगे आता 19 का चा मतलब 7। बात समझ में आई ना। अब इसमें बताया गया है कार, भारत के प्रत्येक नागरिक को कारोबार का अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक को काहे का अधिकार है? कारोबार का अधिकार है। काहे का अधिकार है? भारत के प्रत्येक नागरिक को काहे का अधिकार है? कारोबार का अधिकार है। कारोबार तो सभी समझते होंगे ना, कारोबार का अधिकार या कारोबार की स्वतंत्रता। बात समझ में आई। तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को पूरे देश में, कारोबार का मतलब होता है जो उनका रोजगार है, जो व्यापार है, व्यापार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद आर्टिकल 19 के तहत। 19 कौन? 19 चा। अब देखिए भाई, जो अभी तक हम लोगों ने 1 2 3 4 7 पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने 19 एक पढ़ा हुआ है, इसका मतलब है का। 19 2 का मतलब है खा, 19 का खा। 19 3 का मतलब है गा, और 19 4 का मतलब है घा। बात समझ में आई। 19 5 का मतलब है रा, और 19 6 का मतलब है चा, और 19 7 का मतलब है छा। तो इस प्रकार की जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं हमारी दी हुई हैं, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था वो इस स्वतंत्रता से हटा दिया गया है। अब देखिए ये जो लिखा है हमारा आर्टिकल 20 लिखा गया है। आर्टिकल 20 के तहत, आर्टिकल 20 में बताया गया है अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध से संरक्षण। अपराधों के संबंध में, अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध से संरक्षण। बात समझ में आई। अपराधों के संबंध में जब अपराधों की बात आएगी तो दोष सिद्ध में क्या संरक्षण होगी, जब दोषी साबित किए जाएंगे तो किस प्रकार के संरक्षण हमें प्रदान किए जाएंगे। तो भाई देखिए आर्टिकल 20 का 2 कहता है, आर्टिकल 20(2) ये कहता है कि जो अपराध होंगे, किसी भी अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। किसी भी अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। ये कौन कहता है? ये आर्टिकल 20(2) कहता है किसी भी अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। ये नहीं, और इसी आर्टिकल के तहत ये भी बताया गया है जो अपराध जिस समय किया गया है तो उसी समय जो कानून है उसी के तहत उसे दंडित किया जाएगा, ना कि उसके लिए कोई कानून बाद में बने और उस कानून के तहत उसे दंडित किया जाए। तो ऐसा नहीं होगा। तो वर्तमान कानून के अनुसार ही दोषी को सजा दी जाएगी, ना कि भविष्य के कानून के आधार पर। बात समझ में आई। तो ये जो आर्टिकल 20 है ये अपराधों के संबंध में संरक्षण इस प्रकार का प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 20 के तहत ही किसी व्यक्ति को जब तक दोषी न साबित किया जाए, इस आर्टिकल के तहत बताया गया है कि किसी व्यक्ति को तब तक जब तक दोषी साबित उसे करार न दिया गया हो कि ये अब दोषी है,
तब तक उस पर किसी प्रकार का कोई इल्ज़ाम जो टाइप के होते हैं वो नहीं लगाए जाएंगे। इसी आर्टिकल के तहत कहा गया, आर्टिकल 20 के तहत। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक, दैहिक का मतलब जो होता है उसके जीवन की जो आज़ादी होती है, दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये आर्टिकल 21 में बताया गया है। मतलब ये है कि जो जीवन जीने का अधिकार है, क्या करने का अधिकार है? जो जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया। आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 के जो का है, आर्टिकल 21 का में बताया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जो बताई गई है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, इसे मूल अधिकारों में शामिल कर दिया गया है। ये जो बच्चों की जो शिक्षा है, इसे मूल अधिकारों में शामिल कर दिया गया। और मूल अधिकार कौन से? आर्टिकल 21 का में जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया है? निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये हमारा आर्टिकल 21 कहता है। अब देखिए भाई, आर्टिकल 22, अनुच्छेद जो 22 है, ये जो अनुच्छेद 22 क्या कहता है? जो संविधान का जो अनुच्छेद 22 है, ये गिरफ्तारी के बारे में बात करता है। क्या बात करता है? गिरफ्तारी। ये कहता है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 22। इसका मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, क्या किया गया है? गिरफ्तार, अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसे उसका अपराध बताया जाए, मतलब उसके कृत्य से उसे अवगत कराया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 22 कहता है। क्या कहता है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अवगत कराना। इसका मतलब ये है कि उसे बताया जाए कि उसे किस अपराध के तहत गिरफ्तार किया गया है। फिर गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे न्यायिक, कहने का मतलब उसे कोर्ट में पेश करना होगा। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर जो है उसे कोर्ट में पेश करना होगा। या जो हमारे न्यायालय होते हैं कहीं भी, या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, न्यायालय में या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा, उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। फिर बताया गया है, जो आर्टिकल 22 के तहत जो लोग गिरफ्तार किए जाएंगे उनको सलाह देने के लिए उन्हें वकील रखने की भी आज़ादी है। जो उनके सलाहकार होंगे, आर्टिकल 22 के तहत सलाह लेने के लिए उन्हें अधिवक्ता, अपना अधिवक्ता रखने का अधिकार होगा। ये हमारा आर्टिकल 22 कहता है। लेकिन आर्टिकल 22(3) क्या कहता है? ये हमारी सामान्य विधियों में जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी बात हो रही है। अब आर्टिकल 22(3) क्या कहता है तो सुनिएगा भाई। आर्टिकल 22(3) कहता है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त शत्रु देश के नागरिक हों। अनुच्छेद 22(3) कहता है शत्रु देश के नागरिक, शत्रु देश के नागरिक
तथा आतंकवादी विधियों में लिप्त, आतंकवादी विधियों में लिप्त व्यक्ति, विधियों में लिप्त। विधियों में लिप्त का मतलब ये है कोई व्यक्ति ऐसा है जो शत्रु देश का नागरिक है। शत्रु देश का मतलब है विदेशों का, विदेश का नागरिक है, पहले भारत का नहीं है। और शत्रु का मतलब है ऐसा देश जिससे हमारे देश की पटरी नहीं खाती है, तो वो शत्रु देश। और वहाँ का कोई नागरिक है या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आतंकवादी विधियों में लिप्त है, आतंकवादी टाइप का है, तो उसके लिए इस प्रकार के संरक्षण नहीं होंगे। किस प्रकार के? अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसको उसके अपराध से अवगत कराया जाए या फिर उसको 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कराया जाए या फिर उसे अधिवक्ता रखने का अधिकार। तो इस प्रकार की सारी जो हमारी आज़ादी हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी। कब समाप्त हो जाएंगी? जब हम शत्रु देश के नागरिक या आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाएगा या गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो आज़ादी थी, जो स्वतंत्रताएं थी, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक, ये हमने जो हमें स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी संविधान के तहत, हम लोगों ने इन सभी स्वतंत्रताओं को सीख लिया है। आगे जो अगला एपिसोड है उसमें हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आगे की स्वतंत्रताएं हैं, क्योंकि मूल अधिकार हमारे 12 से जो 35 तक हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग इसी प्रकार हमारा वीडियो देखते रहें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।